रात का लगभग 10 बज चुका था। इतनी रात पे खेत के पास एक बड़ा पेड़ के नीचे रामू काका, मदन, माधव और सुरेश बैठे हुए हैं और उन तीनों के बीच में एक पुरानी लंठन हल्की सी आलोक दे रही है और ये खेत में बहती हुई ठंडी हवा मानो जैसे कलीजे को ठंडक पहुंचा रही थी। सारी गांव के लोगों को ये तो जरूर पता ही होगा कि जब भी खेत में फसल उगाया जाता है तब उसे जंगली जानवर से बचाने के लिए गांव के कुछ लोग खेत पर पहरा देते हैं। ठीक वैसे ही ये चारों खेत को पहरा दे रहे थे। इन चारों में से रामू काका सबसे बुजुर्ग आदमी है जिन्हें खेत और फसल के बारे में बहुत कुछ मालूम है और उनके पास में बैठा हुआ मदन लगभग 50 साल का होगा। उसे भी थोड़ी बहुत फसल के बारे में पता है, लेकिन माधव और सुरेश इन सारी काम पे नए थे और ये तीनों की आज पहली रात थी खेत पर पहरा देने की। अरे रामू काका, यहाँ ऐसे ही बैठकर चुप रहने से अच्छा तुम हमें कोई भूत की कहानी सुनाओ, और हाँ, ऐसी कहानी बताना जिसे सच में घटी होगी। ये सुनकर रामू काका कुछ देर चुप हो गए और फिर बोले, अरे माधव, मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी बताऊंगा। ध्यान लगाकर सुनना। आज से लगभग 70 साल पहले की बात है। तब मेरी उम्र शायद कोई 20 या 25 साल की होगी। तब मैं भी तुम्हारी तरह नया नया खेत की रखवाले करने आया था। तब मेरे साथ दीनबंधु काका थे जो कि अभी मर चुके हैं। अरे दीनबंधु काका, हमेशा हम 4 लोग खेत की रखवाले करने के लिए आते थे, लेकिन आज सिर्फ तुम और मैं आए हैं। आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊँ रामू, हमारे साथ जो दोनों हमेशा आते थे यानी संजय और अक्षय, उन दोनों की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम दोनों यहाँ थोड़ी देर पहरादारी करेंगे और फिर कुछ देर बाद यहाँ से लौट जाएंगे। दीनबंधु ये बोलने के बाद वो दोनों जाकर खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। खेत की ठंडी हवा शरीर को ठंडक दे रही थी, जिस कारण आंखों में नींद का अंधेरा छाया हुआ था। इतने में रामू बोला, अरे काका, ये ठंडी हवा मेरी शरीर को छूने के बाद मुझे जोर से नींद आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। और हाँ, जब तुम यहाँ से जाना तब मुझे नींद से जगा देना। अरे रामू, सिर्फ तुझे नहीं, मुझे भी जोर से नींद आ रही है, तो मैं भी इधर सो जाता हूँ और कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को उठाकर यहाँ से चले जाएंगे। वो इतना कहने के बाद दोनों वहीं सो गए। तब समय लगभग रात का 10 बज चुका था। कुछ देर यानी 1 घंटे के बाद अचानक दीनबंधु नींद से जाग उठा और रामू को ना उठाकर सीधा अपनी घर की ओर निकल पड़ा। और यहाँ ये बेचारा रामू इसी उम्मीद में सोया हुआ है कि काका उसे उठाएंगे और वो घर जाएगा। तब रात का 12 बज चुका था। इतने में कोई एक धीमी आवाज से रामू को पुकारती है, रामू देख, इधर खेत में भैंस घुस गई है जो कि फसल खा के नष्ट कर रही है। जल्दी मेरे पास आ और इसे भगाने में मेरी मदद कर। ये सुनकर रामू फटक से अपनी आंखें खोली और देखा कि पास में काका नहीं है। ये देखकर उसे लगा कि शायद उसे काका बुला रही है, इसीलिए वो खेत में जिस तरह से आवाज आ रही थी उस तरफ की ओर बढ़ा और पाया कि खेत में कोई भी जानवर नहीं था। ये देखकर वो सोचा कि शायद काका उसे भगा दिए होंगे। ये सोचकर वो बोला,
अरे काका, रात की 12 बज चुके हैं, अभी चलो घर चलते हैं, क्योंकि जोर से नींद आ रही है। नींद के कारण ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। रामू ये कहने के बाद दूर से एक आवाज आती है। अरे रामू, घर तो जाएंगे, लेकिन पहले इस भैंस को जंगल के बाहर छोड़कर आते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। ये सुनकर रामू को लगा कि शायद काका उसे मदद के लिए बुला रही है। ये लगने के बाद उसकी नजर जाती है दूर जल रही एक आलोक के ऊपर। वहां धीमी सी आलोक जल रही थी और वहां से आवाज आ रहा है। ये सुनकर रामू आवाज की ओर बढ़ने लगा और थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद अचानक एक कुआं देखकर रुक गया और इतने में उस कुएं से एक आवाज आती है। अरे रामू, मेरे भाई, बचा ले मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे इस कुएं से बाहर निकल, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, कृपया इसके अंदर आके मेरी मदद कर। अरे काका, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। पहले तुम डरो मत, सिर्फ धीरज बनाए रखो, तब तक मैं कुएं के अंदर जाकर तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर रामू 2 कदम आगे की ओर बढ़ाया था कि अचानक पीछे से एक आवाज आती है। अरे रुक जा रामू, कुएं के अंदर मत जाना, मैं यहाँ पर हूँ, तू बस वहीं खड़ा रहे। ये सुनकर रामू पीछे मुड़कर देखा तो दीनबंधु हाथ पर लांठन लेकर खड़ा हुआ है। ये देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी अभी उसने आवाज सुना कि काका कुएं में फंसा हुआ है। तो फिर सामने खड़ा हुआ आदमी कौन है? ये सोचकर रामू बोला, अरे कौन हो तुम, और मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अगर कुएं में दीनबंधु काका फंसे हैं तो फिर तुम कौन हो? ये सब देखकर मेरी सर घूम रहा है। ये सुनकर दीनबंधु बोला, अरे रामू, तू जिस आवाज को कब से सुन रहा था वो मेरी आवाज नहीं है, वो एक भूत की आवाज है जो कि मेरी नाम लेकर तुझे बुला रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं नींद से उठकर घर चला गया और घर पहुंचकर देखा तो तेरी बात याद आई, इसीलिए मैं यहाँ पर भागता हुआ चला आया और यहाँ आकर देखा तो तेरी ये हालत है। दीनबंधु इतना कहने के बाद अचानक कुएं से एक आवाज आती है। रामू, तू तो आज बच गया, लेकिन एक दिन याद रखना, तुम दोनों को इस कुएं में डुबा कर मारूंगा, बस तू सब्र रख। ये आवाज सुनकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह दीनबंधु ये सारी बातें मुखिया को बताकर एक तांत्रिक को लाकर इस कुएं को बंधन करती है। ये सारी काम खत्म करने के बाद तांत्रिक ने बोला, सब ध्यान से सुनना, खतरा अभी टल चुका है और कभी भी ये भूत किसी को भी बुलाएगा नहीं और किसी को भी मारेगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई इस कुएं के पास आके इस भूत को बुलाएगा तब ये भूत फिर से जाग उठेगा और फिर पिछले बार की तरह किसान को बुलाने के साथ साथ सभी को मार देगा। ये सुनकर मुखिया बोले, अरे बाबा, आप चिंता मत करो, कोई भी इस जगह पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आने की पाबंदी लगा दूंगा। अरे दीनबंधु, रामलाल, तुम दोनों एक काम करो, पूरी गांव में ये बात बता दो, आज से कोई भी इस कुएं के पास नहीं आएगा, उसको 50 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। रामू काका की ये बातें ये दोनों ध्यान से सुन रहे थे, मानो जैसे उस कहानी के अंदर घुस चुके हैं। इतने में माधव पूछा, अरे रामू काका, क्या अभी भी वो कुआं है? और क्या अभी भी कोई उस कुएं में भूत रहता है? और क्या अभी भी उसे बुलाने पर वो आएगा? ये सुनकर रामू काका थोड़ी सोच विचार कर बोले, अरे हाँ बेटा माधव, अभी भी वो कुआं है और अभी भी उसमें वो भूत रहता है, अभी भी उसे बुलाने पर वो आएगा।
लेकिन उसे बुलाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर माधव ना डर कर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी मन में एक बड़ी सी लालच भर चुका था। इतने में वो बोला, अरे रामू काका, हम लोग कब से यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं और सुरेश जाकर थोड़ी देर फसल देख कर आते हैं, तब तक यहीं इंतजार करना। माधव इतना कहने के बाद सुरेश को लेकर पेड़ से थोड़ी दूर आ गया और कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों रुक गए और फिर माधव ने बोला, अरे सुरेश देख, तेरी पिताजी और मेरी पिताजी बचपन से खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो गरीब हैं, जिस कारण हम दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से जी नहीं पाए। अब देख, उनके बाद हम दोनों भी यही काम कर रहे हैं, इसीलिए मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम दोनों कम दिन में अमीर बन जाएंगे। अरे ये तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर हम कैसे अमीर होंगे? कृपया अच्छी तरह से मुझे बता। अमीर होना कौन नहीं चाहता है? अगर हम सच में अमीर हो जाए ना, तो ये खेती का काम छोड़ देंगे। अरे सुरेश, तू सुनी ना, रामू काका क्या बोले, कुएं में अभी भी भूत है। मैं एक तांत्रिक से सुना था कि तुम अगर भूत की मदद करते हो या फिर उसे संतुष्टि देते हो तो वो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा। इसीलिए हम दोनों एक काम करते हैं, चल उस कुएं में फंसा हुआ भूत को निकालते हैं, फिर देखना वो खुश होकर कैसे हमारी मदद करता है। माधव से ये बातें सुनकर सुरेश डर जाती है। वो जान चुका था कि माधव की मन में अभी बहुत भयानक बातें चल रही है, इसे अभी रोकना पड़ेगा, वरना ये गांव वाले के लिए बहुत भयानक साबित हो सकता है। ये सोचकर सुरेश ने बोला, अरे माधव, तेरी बात पे मैं एकदम सहमत हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, उस कुएं को ढूंढने के लिए हमें लालटेन की बहुत ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं जाकर लालटेन लेकर आता हूँ, तब तक तू यहीं खड़ा रहे। ये कहकर सुरेश वहाँ से लालटेन लाने के लिए चला जाता है और यहाँ माधव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, ये सोचकर कि वो अभी अमीर होने वाला है। अरे मैं भूत को बुलाऊंगा और फिर वो आएगा, वो आने के बाद मैं उसे बहुत सारा धन मांगूंगा और फिर सारी जिंदगी यूं ही बैठ कर खाऊंगा। कल से मुझे ये खेतीबाड़ी करना नहीं पड़ेगा। माधव इतना कहा ही था कि सुरेश उसके पास लालटेन लेकर पहुंचती है और फिर वो दोनों उस कुएं की तलाश पे चले जाते हैं। सुरेश को पता था कि ये बहुत भयानक काम है, लेकिन माधव को रोकने के लिए वो उसके पीछे जा रहा था, इसीलिए सुरेश को ये अंधेरा देखकर बहुत डर लग रहा था। लेकिन माधव के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे लालच ने अंधा कर दिया था। ऐसे ही जंगल में दोनों यहाँ वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद आखिर दोनों उस कुएं के पास पहुंच गए। कुएं देखकर माधव की चेहरे पर एक अलग ही खुश मुखर आई, मानो जैसे उसे सब कुछ मिल गया। इतने में सुरेश बोला, अरे माधव, मुझे बहुत डर लग रही है और मुझे लगता है कि ये सब करना ठीक नहीं होगा, इससे हम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तो चल हम यहाँ से लौट जाते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई धन और दौलत। अरे सुरेश, लगता है तू पगला गया है। हम इतनी देर से इसी चीज़ के लिए इंतजार कर रहे थे। एक बार सोच, अगर हमें धन मिले तो क्या होगा। और रही बात भूत से डरने की, हम धन के साथ ये मांगेंगे कि इस जगह छोड़कर वो चला जाए। इसलिए तू एकदम यहाँ चुप रहे और देख मैं क्या करता हूँ। ये कहकर माधव जोर से आवाज लगाकर उस भूत को बुलाती है, अरे ए भूत सामने आ, अरे ए भूत सामने आ और मेरी इच्छा पूरी कर। ये आवाज सुनकर उस कुएं से एक आलोक निकलती है और फिर वो आलोक एक भयानक भूत में प्रकट हो जाती है। ये देखकर सुरेश बहुत डर जाती है
लेकिन माधव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में माधव बोला, अरे हे भूत, देख मैंने तुझे आज़ाद किया है। इतने दिनों से तू इस कुएं में था, मैं तेरी मदद किया, इसके बदले में तू मुझे बहुत सारी धन और दौलत दे। ये सुनकर भूत ने बोला, अरे ए लालची इंसान, मैं कोई खजाना का रखवाला हूँ क्या जो तू मुझे धन मांग रही है? इसी लालच ने तुझे अंधा कर दिया, जिस कारण तू मुझे इससे आज़ाद किया। अब इस लालच ही तुझे मारेगी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। भूत इतना कहा ही था कि इतने में एक जलती हुई लकड़ी आकर उसकी सिर पर लगती है, जिससे वो भूत वहीं जलकर राख हो जाती है। ये सब देखकर माधव पीछे मुड़कर देखा तो पीछे रामू काका और मदन खड़े थे। इतने में रामू काका बोले, देख माधव, तेरी लालच की परिणाम आज क्या होने वाली थी वो तो तू शुक्र कर सुरेश की, जिसने तेरी सोच के बारे में हमें बताया और हम दोनों ठीक समय पे आकर तेरी मदद कर पाए। अगर आज थोड़ी सी भी मैं देरी करता तो तेरी लाश काल खेत के पास मिलता। ये सुनकर माधव खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए बोला, अरे रामू काका, कृपया मुझे माफ कर दो। लालच के कारण मैं अंधा हो गया था, जिससे सही और गलत का फर्क समझ नहीं पाया और ये गलती कर बैठा। आज से मैं शपथ करता हूँ कि ये गलती कभी नहीं करूँगा। ऐसे ही माधव ने शर्मिंदा होकर अपनी गुनाह कबूल किया।